हेलो मैम। यूपी पीसीएस के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर समसामयिक घटनाक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनवरी 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक के करंट अफेयर्स को हम इसमें कंप्लीट करने जा रहे हैं और इस कड़ी में आज हम यहाँ पर एक और वीडियो में कई सारे घटनाक्रमों को डिस्कस करें। देखा जाए तो आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के समसामयिक घटनाक्रम में पिछले वर्ष की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुछ न्यूज जैसे कि महत्वपूर्ण पोर्टल वेबसाइट जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पे लॉन्च की जाती है, कुछ योजनागत चीजें इसमें आपको शामिल हैं जो उसमें आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित यहाँ पे घटनाक्रम है। इसके अलावा देखा जाए शासनादेश से संबंधित कुछ नीतियां पॉलिसीज भी इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं और कुछ विविध घटनाक्रमों को हम भी इसमें रखेंगे। तो कई सारी चीजों का समागम है इस वीडियो में, तो ध्यान से इसे चीजों को देखिएगा। जो भी उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर के एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी चीजें डिस्कस में आ रही हैं उनको यहाँ पर रिवीजन जरूर करते चलिएगा। साथ ही साथ कई ऐसी घटनाक्रम है जो कि यहाँ पर आपको पहले से संचालित हैं और उसके कारण यहाँ पे चर्चा का विषय कुछ बन रही है, तो वहां पर उनकी जीएस का कुछ यहाँ पे टॉपिक यदि आता है तो उसको भी इसमें रिवीजन के पर्पज से देखते चलना है। तो कहानी ऐसी है कि यहाँ पर समसामयिक घटनाक्रम के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश के राज्य विशेष को भी यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत है उसको भी पढ़ते चलना है, ताकि दोनों का यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको आए, चाहे वो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड उत्तर प्रदेश के आए, चाहे वो करंट अफेयर्स को लेकर आए, दोनों ही तरीके के प्रश्नों को यहाँ पर आप करने में सक्षम हो। प्रारंभिक परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर हो सकता है, वेटेज यहाँ पर प्रीलिम्स में भी आपको बढ़े, इसलिए यहाँ पर इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के आज के घटनाक्रम को लेकर। देखिए पहला यहाँ पर है ई पेंशन पोर्टल जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। 1 मई 2022 को यहाँ पर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। उसी अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त हो चुके सरकारी कर्मचारियों के पेंशन को पारदर्शी बनाने के दृष्टिकोण से यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है ई पेंशन पोर्टल। देखा जाए तो यह पेंशन भोगियों को शारीरिक रूप से कहीं भी जाने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और इस प्रक्रिया को पारदर्शी, कागज रहित और साथ ही साथ संपर्क रहित कैशलेस बना देगा। सेवानिवृत्त होने के पश्चात देखा जाए तो राज्य सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों को ध्यान रखते हुए पोर्टल के आवेदनों की स्थिति को भी यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार देखा जाए तो राज्य के वित्त विभाग ने पोर्टल यहाँ पे बनाया है जिसमें 59 वर्ष 6 महीने की आयु यहाँ पर प्राप्त करने की स्थिति में यहाँ पर ये प्रदान किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर इस राज्य के लगभग 11.5 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ प्राप्त होगा, तो ध्यान रखिएगा ई पेंशन पोर्टल के संदर्भ में। दूसरा यहाँ पर देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई एक घटना है। देखिए उत्तर प्रदेश में कई सारे यहाँ पर एक्सप्रेसवेज और हाईवेज यहाँ पर चीजों का निर्माण बहुत तेजी से हुआ है, सड़क संरचना का विकास यहाँ पे को काफी प्राथमिकता दी जा रही है और इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है 30 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस का यहाँ पे उद्घाटन जो जून में किया जाएगा इसके संदर्भ में बताया था। देखा जाए तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 19 में से 14 यहाँ पे फ्लाईओवर का कार्य पूरा हो चुका है और ये बेतवा और यमुना नदी पर पुल का यहाँ पर इसमें निर्माण भी हो रहा है। तो देखिए दो नदियां हैं जो कि यहाँ से होकर गुजरती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास से आपको कौन कौन सी नदियां हैं, एक है बेतवा, दूसरा है यमुना। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर आगरा एक्सप्रेस, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को भी यहाँ पे जोड़ने का काम हो रहा है। कुल जो लंबाई है ध्यान रखना है बुंदेलखंड एक्सप्रेस की यहाँ पे 296.07 किलोमीटर है और कहाँ से होकर गुजरने वाला है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन और इटावा इतने यहाँ पर जिलों से होकर यहाँ पर गुजरेगा। इन एक्सप्रेसवे के पूरा होने से बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के जरिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से यहाँ पर सीधे जुड़ जाएगा। अगला यहाँ पर है देखिए एक पुरस्कार पुनरुद्धार नदी का यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए नदियों को लेकर के काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पर दी जाती है और वर्तमान समय देखा जाए चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें नदियों को लेकर लगातार यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, या तो उनको स्वच्छ बनाने का, पुनरुद्धार करने का, नदियों को नदी जोड़ो जैसी परियोजनाएं हैं। तो नदियों को लेकर यहाँ पर देखा जाए तो विशेष तरीके की चीजें। इसके अलावा राष्ट्रीय नदी जलमार्गों को भी यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। इसी कड़ी में देखिए तो मालन नदी का यहाँ पे पुनरुद्धार करने की बात की गई है। तो कहाँ बहती है, क्या विशेषता है इसकी, किस संदर्भ में है, इसको देख लेते हैं। 3 मई 2022 को देखिए तो बिजनौर के डीएम जो है महेश मिश्रा के द्वारा मालन नदी के पुनरुद्धार हेतु यहाँ पे अभियान को शुभारंभ किया गया। बताया ये क्या है कि जो मालन नदी के किनारे जो समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी, जहां पर देखा जाए तो कुछ साक्ष्य मिले हैं मूर्तियों के, शिवलिंग के, विभिन्न वस्तुओं के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पे मयूरेश्वर नाथ महादेव बाबा धाम मंदिर भी यहाँ पर आपको मिलता है, स्थापित है।
इस नदी के किनारे देखा जाए तो कण्व आश्रम के साथ साथ राजा मोरध्वज का किला भी यहाँ पर आपको अवस्थित है। माला नदी, जिसे प्राचीन काल में मालनी कहा जाता था, का उद्गम जो है पौड़ी जिले के चंडा यहाँ पे पहाड़ियों से माना जाता है। ये उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलने वाली यह नदी मैदान में आकर नाले के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। और बिजनौर में देखा जाए तो हल्दू खाता से प्रवेश के बाद यह नदी जिले में 53 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद गंगा में यहाँ पर मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा, गंगा की यहाँ पे एक सहायक नदी के तौर पर है मालन नदी। और इसका उद्गम स्रोत कहाँ है, किस क्षेत्र में बहती है, कहाँ से प्रवेश करती है, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बन सकते हैं। इसके अलावा अगला यहाँ पर है, देखिए इकोनॉमिक पर्पज से एक प्रोजेक्ट यहाँ पर चर्चा का विषय है, ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए कई तरीके कॉरिडोर यहाँ पर आपको बनाए जा रहे हैं। तो होता है औद्योगिक यहाँ पे कॉरिडोर है, कुछ रक्षा कॉरिडोर यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, कुछ यहाँ पर देखा जाए तो ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। और ये जो जो भी यहाँ पे कॉरिडोर्स यहाँ पर बनते हैं, एक तरीके की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से इसके आसपास यानी कि दोनों साइड्स पे आपको औद्योगिक या बाजार व्यवस्था या विभिन्न प्रकार के घटना, होटल्स और अन्य यहाँ पर व्यवस्थाएं आपको विकसित की जाती है। तो देखा जाए तो जो ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, इसकी यहाँ पे क्या विशेषता है। सबसे पहले इसे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को यहाँ पे मंजूरी दी है। तो देखिए गाजियाबाद से स्टार्ट होकर कानपुर तक यहाँ पर जाएगा और पूरा देखा जाए तो 380 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है और 2025 तक ये बनकर तैयार होने की बात की गई है। साथ ही देखा जाए तो ये गाजियाबाद हापुड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से से जुड़े लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे पर जाने की यहाँ पर जरूरत इसके बाद नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की यहाँ पर काम शुरू इस पर कर दिया है। काम यहाँ पे दिसंबर 2023 तक पूरा होगा और 24 महीने में यहाँ पे प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। अर्थात 2023 तक यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट खाका एक तैयार होगा, कैसे यहाँ पर कितने क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, क्या क्या यहाँ पे बनेगा। और 2023 के बाद 2024 और 25 में इसमें पूरा काम 2 साल में किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को गाजियाबाद हापुड़ कानपुर उन्नाव ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर का यहाँ पे नाम दिया गया। तो नाम भी यहाँ पर देखा जाए तो नाम जो प्रोजेक्ट के ऊपर हमने देखा, दूसरा यहाँ पर है जो सभी जितने भी क्षेत्रों से होकर गुजरेगा उनके नाम को इसमें शामिल किया गया है, गाजियाबाद हापुड़ कन्नाव और कानपुर उन्नाव। इसके बाद हापुड़ से कानपुर तक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर 2019 में यहाँ पर की थी। तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यूपी के सभी जिलों में बनेंगे ड्रग वेयर हाउसेस। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको ये बताना है कि यूपी में और कौन कौन से कॉरिडोर्स हैं, किस प्रकार के कॉरिडोर हैं, उन्हें कहाँ बनाया गया है। ये क्वेश्चन आप यहाँ पर है आपके लिए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि यूपी में और किस तरीके के कॉरिडोर्स हैं और वो किन क्षेत्रों में यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। चलिए अगला यहाँ पर है, यूपी के सभी जिलों में बनेंगे ड्रग वेयर हाउसेस। ठीक है, क्या है ड्रग वेयर हाउसेस। तो देखिए चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉक्टर NC प्रजापति ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में यहाँ पर दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से राज्य सरकार के द्वारा संबंधित अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जिले में यहाँ पे ड्रग वेयर हाउसेस आपको बनाए जाएंगे। देखा जाए तो इस कार्य योजना को तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है 2 वर्षों में करीब उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में, जिसमें बरायबरेली, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, शाहजहांपुर, औरैया, फर्रुखाबाद और संभल में करीब 25 दवा यहां पर गोदामों का उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया कि इन दवा गोदामों का नियंत्रण और इन दवा गोदामों में दवाओं की आपूर्ति सीधे लखनऊ स्थित DG कार्यालय के द्वारा की जाएगी। इससे ग्राम स्तर पर दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सकेगा। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं को पारदर्शी तरीके से वितरण को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ड्रग वेयर हाउसेज जो है वो एक तरीके के आपको दवाओं को यहाँ पर स्टोर करने की यहाँ पे जगह है और ये प्रत्येक जिले में यहाँ पर कम से कम 2 बनाए जाने की यहाँ पर बात की गई है। और शुरुआती जो है यहाँ पे 8 जिलों में किया जाएगा, जहाँ पे 25 आपको ऐसे ड्रग वेयर हाउसेज बनाए जा रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में जल्द शुरू होंगे ई लर्निंग पार्क। क्या होते हैं ई लर्निंग पार्क, इसके का क्या फायदा है। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से इस तरीके की नई पहल यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में ई लर्निंग पार्क को यहाँ पर शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत देखा जाए तो राज्य में करीब 87 ई लर्निंग पार्क स्थापित करने का काम पहले पूरा कर चुके हैं और शेष पार्कों का काम अगले 100 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। देखा जाए तो ई लर्निंग पार्क जो है एक तरीके के डिजिटल लाइब्रेरी के साथ कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और वाईफाई से लैस यहाँ पर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ई लर्निंग पार्क का मतलब है ऐसी लाइब्रेरी
जिसमें यहाँ पर आपको कंप्यूटर भी है, इंटरनेट कनेक्शन है, वाईफाई है, प्लस यहाँ पर लाइब्रेरी का मतलब है ढेर सारी आपकी बुक्स और मैगजीन्स का उपलब्ध होना। यहाँ पे देखा जाए तो अगले 100 दिनों में अबाकस अप यूपी पोर्टल की लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के विभिन्न पहलुओं को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। राज्य स्तरीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अबाकस यूपी पोर्टल एनईपी नई शिक्षा नीति का यहाँ पर हिस्सा होंगे, और इसी संदर्भ में एनईपी 20 के तहत आने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को अबाकस यूपी पोर्टल पर छात्रों और शिक्षकों का डेटा भी यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए कहा गया है। एक तरीके से यहाँ पर डेटा भी कलेक्शन का काम किया जाएगा, शिक्षकों को छात्रों के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा, छात्रों को यहाँ पर हर तरीके की बुक्स, इंटरनेट, हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पर उनको उपलब्ध होंगी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में विकसित होंगे हाईटेक नर्सरीज, और यहाँ पे 7 मई 2022 को देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण विकास अधिकारियों को प्रत्येक जिले में दो दो यहाँ पे हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की बात कही गई। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 100 दिनों के भीतर फल एवं चयनित सब्जियों के पौधे उगाने के लिए करीब 150 हाईटेक नर्सरी विकसित करने को कहा है। प्रत्येक नर्सरी की जो लागत है करीब 1 करोड़ रुपए यहाँ पर होगी, और एक नर्सरी हर साल लगभग 15 लाख पौधे यहाँ पर पैदा करेगी। मनरेगा योजना के तहत देखा जाए तो विकसित जो हाईटेक नर्सरी है, रखरखाव इसका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन के यहाँ पे माध्यम से किया जाएगा। मनरेगा योजना के तहत देखा जाए तो यहाँ पर स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर स्तरीय महासंघ के सदस्यों को सामूहिक भूमि पर नर्सरी विकसित करने के लिए यहाँ पर दी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको हाईटेक नर्सरी के माध्यम से पौधरोपण की प्रक्रिया और यहाँ पर उन्हें विकसित किया जाएगा। इसके बाद देखिए लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद समेत 15 शहरों में बनेंगे इंडस्ट्रियल पार्क। 8 मई 2022 को देखा जाए तो मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया है कि यहाँ पे औद्योगिक गतिविधियों को राज्य में बढ़ावा देने को लेकर 15 शहरों में निजी क्षेत्र के इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पर विकसित किए जाएंगे। ये भी कहा गया कि प्रदेश में देखा जाए तो प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क यानी पीआईपी बनाने के लिए विभिन्न जिलों में यहाँ पे योजना का खाका यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। साथ ही इस योजना के प्रारंभिक चरण में अगर हम देखें तो पीआईपी के दायरे में आने वाले उद्योगों में वस्त्र उद्योग, रेडीमेड कपड़े, खाद्य प्रसंस्करण, इत्र, पीतल उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को यहाँ पर शामिल किया गया, अर्थात इन उत्पादों के यहाँ पर इंडस्ट्रियल यहाँ पर पार्क आपको बनाए जाएंगे। साथ ही देखा जाए तो इसके तहत चिन्हित किए गए कुछ और जिले इसमें शामिल हैं, जैसे कि लखनऊ, उन्नाव, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, औरैया, हमीरपुर, जालौन, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, गोरखपुर और प्रयागराज यहाँ पर इस तरीके के इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। राज्य में पीआईपी का विकास उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सहयोग से यहाँ पर किया जाएगा, और इसी संदर्भ में देखा जाए तो प्रदेश के पहले पीआईपी के लिए उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे यहाँ पे जमीन चिन्हित कर ली गई है। तो पहला जो बनेगा पीआईपी वो कहां बन रहा है? उन्नाव। इसके बाद देखिए तो भारत खंडे संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का यहाँ पे दर्जा दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल सरकार के द्वारा यहाँ पर भारत खंडे संगीत महाविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा देने, खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को ग्रेड 1 सरकारी अधिकारी नियुक्त करने के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी दी गई। देखा जाए तो संसदीय जो कार्य मंत्री हैं सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के अधिनियम 1973 को अपनाकर भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए यहाँ पर 6 जनवरी 2022 को यहाँ पे अध्यादेश भी जारी किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी जो कह सकते हैं महाविद्यालय है उसको विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया जाता है वो किस अधिनियम के तहत? उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के माध्यम से। तो यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख भी लीजिएगा क्या है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग एक बार देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे देखते हैं दूसरे, देखिए यहाँ पे जो निर्णय यहाँ पे लिए गए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को यहाँ पर उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं की सीधी भर्ती नियम 2022 के तहत यहाँ पर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति करने को स्वीकृति दी गई। 24 पद ग्रामीण विकास, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, गृह, पंचायती राज, युवा कल्याण, परिवहन, वन, राजस्व जैसे 9 यहाँ पे अलग अलग विभागों में इन्हें नियुक्त किया जाएगा। साथ ही सभी पद लोक सेवा आयोग के दायरे में है और नियुक्तियां आयोग की सहमति के बाद ही यहाँ पर की जाएंगी, और इसके लिए कार्मिक विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यों के परिसीमन विनियमन 1954 अधिनियम के लिए आवश्यक संशोधन भी यहाँ पर किया है। साथ ही जिन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी उनमें बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ, सहायक खेल अधिकारी, नायब तहसीलदार और डिप्टी एसपी के पद यहाँ पर आपको शामिल है।
अगले यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता जो है अजय कुमार मिश्र को प्रदेश के नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 10 मई 2022 को यहाँ पर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल सरकार के द्वारा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बीते 7 मई को राज्य सरकार को 16 मई तक नया महाधिवक्ता नियुक्त करने का निर्देश दिया था। और संविधान के अनुच्छेद देखे जाए तो 165 के के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, जिसके तहत न उन्हें यहाँ पर सिर्फ सरकार के कानूनी सलाहकार के तौर पर काम करना होता है, बल्कि उन्हें सीआरपीसी अवमानना कानून का भी यहाँ पर निर्वहन करना है, साथ ही अन्य कानूनी दायित्वों को भी उन्हें निभाना होता है। साथ ही महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने 1 महीने पहले यहाँ पर अपना इस्तीफा दिया था और उसके बाद यहाँ पर जिन्हें नियुक्त किया गया उनका नाम ध्यान रखना है अजय मिश्रा। ये उत्तर प्रदेश के आपके नए महाधिवक्ता हैं। अनुच्छेद ध्यान रखिएगा 165 के तहत है। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ने वाली जरूरत ये है कि महाधिवक्ता के संदर्भ में यहाँ पे क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्या उन्हें हटाने के प्रावधान, ये सारी चीजें आप यहाँ पर जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए थारू जनजाति संग्रहालय को लेकर है। तो 11 मई 2022 को देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले इमिलिया कोडार गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनकर तैयार हो गया है। थारू जनजाति की अगर हम बात करें तो ये आपको जीवंत और विविध संस्कृति, जीवन शैली और केंद्रित आपको होते हैं, और इसी आधारित यहाँ पे जो संग्रहालय है वो 5.5 एकड़ में बनाया गया है। इस संग्रहालय में देखा जाए तो थारू जनजाति के बारे में समस्त जानकारी होगी, उनके विकास से लेकर समकालीन समय उनके जीवन तक की घटनाओं के बारे में विविध विवरणों को समाहित करना है। साथ ही यहाँ पर संग्रहालय उनकी संस्कृति, धर्म, परंपरा, जीवन शैली और सामाजिक जीवन पर भी यहाँ पर प्रकाश डालेगा। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कि थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में यहाँ पर है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे देखिए थारू जनजाति जो है बलरामपुर में ये जो है आदिवासी संग्रहालय की तर्ज पर राज्य सरकार ने लखनऊ, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में यहाँ पे कुछ आदिवासी संग्रहालय भी स्थापित करने की कार्य योजना पे कार्य कर रहा है। संस्कृत विभाग ने सरकारी अभिलेखागार लखनऊ में स्वतंत्रता की गाथा पर आधारित गैलरी आजादी की गौरव गाथा के निर्माण का भी यहाँ पे प्रस्ताव रखा है। इसके साथ साथ थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है और उत्तर प्रदेश की सबसे उन्नत जनजातियों में से एक है। इनके द्वारा बजहर नामक पर्व भी यहाँ पर आपको मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये थारू जनजाति थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो थारू जनजाति से रिलेटेड यहाँ पे घटनाक्रमों को देखिएगा, लाइक यहाँ पर कौन से पर्व ये मनाते हैं, कौन से त्योहारों का आयोजन करते हैं, इनकी संस्कृति क्या है, किन क्षेत्रों में यहाँ पर निवास करते हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है। ठीक है, तो थारू जनजाति के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जरूर स्टडी करिएगा। इसके बाद यहाँ पर है अगला टॉपिक आता है रामपुर में बना भारत का पहला अमृत सरोवर। देखा जाए तो ये 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी एवं उत्तर प्रदेश के जनशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा भारत के पहले अमृत सरोवर का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। ये रामपुर के पटवाई में देखा जाए 3115 वर्ग किलोमीटर के भव्य सरोवर का निर्माण 57 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर किया गया है। इस सरोवर में फूड कोर्ट तथा नौका विहार के साथ साथ कई अन्य सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। अतिक्रमण और फंडिंग के डंपिंग के कारण अस्तित्व के संकट से जूझ रहे इस सरोवर के सौंदर्यीकरण का कार्य शिलान्यास जो है वो फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया था। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना को यहाँ पर शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में 75 सरोवर बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर आपको कार्य करना है, इसके बारे में यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पहला जो अमृत सरोवर बनाया गया है वो रामपुर के पटवई में यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद इसमें आता है अगला है रिवेपर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। तो देखा जाए ये क्या है, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऊर्जा सचिव यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने बताया है कि भारत सरकार के द्वारा रिवेपर्ड वितरण क्षेत्र योजना के तहत मीटरिंग और अन्य संबंधित कार्यों के लिए निर्धारित यहाँ पर प्रक्रिया के तहत धनराशि के माध्यम से पूरे स्मार्ट यहाँ पर प्रीपेड मीटर लगाने का राज्यव्यापी यहाँ पर अभियान शुरू किया गया है। तो सभी क्षेत्रों में एक स्मार्ट मीटर को लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से जो कह सकते हैं कि बिजली की खपत है या उसकी जो चोरी हो रही है उसके बारे में यहाँ पर सही तरीके डेटा यहाँ पर उपस्थित करना। देखा जाए तो स्मार्ट प्रीपेड लगाने का उद्देश्य सकल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को यहाँ पर बचाना है।
इसके तहत यूपीपीसीएल जो है वाराणसी डिस्कॉम में 73,27,988 स्मार्ट प्रीपेड मीटर, लखनऊ में देखा जाए तो 75,28,737, आगरा में 53,54,069, मेरठ में 61,43,361 और केईएससीओ वितरण नेटवर्क में 62,500 मीटर यहाँ पर स्थापित करेगी। इस योजना के वितरण में क्षेत्र में यहाँ पर देखा जाए तो जो बिजली फीडर हैं से लेकर उपभोक्ता स्तर तक अनिवार्य स्मार्ट मीटरिंग इकोसिस्टम का यहाँ पर निर्माण करना और असंबद्ध फीडरों के लिए फीडर पृथक्करण यहाँ पर वित्त पोषण को शामिल करना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि 2024-25 तक देखा जाए तो अखिल भारतीय स्तर पर AT&C हानियों अर्थात अक्षम बिजली व्यवस्था के कारण जो परिचालन हानि हो रही है उसको 12 से 15% तक यहाँ पर कम करना है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट को लेकर के। क्या है फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट? देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर बताया जाएगा कि हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण हेतु ये अभियान शुरू किया गया है जिसे नाम दिया गया है फूड फॉरेस्ट। इसके अंतर्गत कृषि जलवायु क्षेत्रों के 15 जिलों की यहाँ पे पहचान की गई है जहां खाद्य वन विकसित किए जाएंगे। देखा जाए तो जिन जिलों की पहचान की गई है उनमें आम की पेटी के देखा जाए तो बिजनौर है, अमरोहा सहारनपुर है, अमरूद के लिए संभल, रामपुर, बदायूं इत्यादि को शामिल किया गया है। इसी तरह से बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर भी यहाँ पर जिलों में आपको फल संबंधी यहाँ पे पौधों का रोपण किया जाएगा। खाद्य वन में पौधों का जो चयन है वो कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा। प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए दलहनी फसलों को भी इसमें लगाया जाएगा। फूड कोर्ट के तहत यहाँ पर भारत सरकार जो प्राथमिक उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना या धान गेहूं की पारंपरिक खेती के बजाय कृषि के विविधीकरण से ही यहाँ पर आपको संभव है, अर्थात एक तरफ फसलों के माध्यम से दूसरी तरफ फलों के माध्यम से आय के दो स्रोत यहाँ पर विकसित करना। अगला यहाँ पे देखिए बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना या रोड मैप यहाँ पर सरकार के द्वारा तैयार की गई है। 17 मई 2022 को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए 5 वर्ष की कार्य योजना रोड मैप यहाँ पे निर्धारित किया है। और साथ ही देखा जाए 17 क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला यहाँ पे खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इक्वेशन केंद्र यहाँ पे आपको स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ 11 मेगा फूड और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स को भी इन क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से देखा जाए तो सूक्ष्म खाद्य उद्योग को उन्नत योजना के तहत 41,336 इकाइयों को स्थापित या उन्नत करने का भी कार्य करना है। इसमें देखा जाए तो जिलों का जो चयन है वो ODOP 1 देखा जाए तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अनुसार इसमें 70% मौजूदा उद्यम का उन्नयन और विस्तार यहाँ पर किया जाएगा और 30% नए उद्यम यहाँ पर आपको स्थापित किए जाएंगे। अर्थात जो 70% ऐसे क्षेत्र होंगे, उद्यम होंगे जो पहले स्थापित हैं, उन्हें विकसित करना है और 30% यहाँ पे नए स्थापित करने हैं। वहीं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के तहत 375 बड़ी इकाइयां स्थापित करने संबंधी प्रावधान के संबंधी यहाँ पर रोड मैप भी तैयार किया गया है। तो यहाँ पर देखिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र से यहाँ पर आपको जो भी काम यहाँ पर किया जाना है बागवानी इत्यादि को लेकर के उससे संबंधित ये कार्य योजना है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला है नेवा सेवा केंद्र। क्या है नेवा सेवा केंद्र? 19 मई को 2022 को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की उपस्थिति में विधान भवन स्थित नवीनीकृत पिक्चर गैलरी नेवा अर्थात राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा का यहाँ पर उद्घाटन किया है। देखा जाए तो इसमें विधानसभा सदस्यों, विधानसभा सचिवालय और राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों को ई विधान संबंधित कार्यों पर उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। नेवा जो है NIC क्लाउड मेघराज पर आधारित एक कार्य प्रवाह प्रणाली है जो कि ई सदन अर्थात एक कागज रहित सदन की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करेगा। अर्थात जो कागजी कार्रवाई सदन में होती है वहां उसे समाप्त करना है। और नेवा के उपकरण जो है तटस्थ और सदस्य केंद्रित एप्लीकेशन है जो सदस्य संपर्क विवरण, प्रक्रिया के नियम, व्यवसाय की सूची, नोटिस, बुलेटिन, बिल, तारांकित प्रश्न उत्तर कागज रहित होने के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराने, विविध हाउस बिजनेस को स्मार्ट तरीके से संभालने के लिए इसे तैयार किया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस तरीके के सभी कार्य आपको हो सकते हैं किसके माध्यम से, इस नेवा के माध्यम से। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो सदन की कार्यवाही को पूरी तरीके से कागज रहित बनाने के संदर्भ में प्रयास किया गया है।
अगला यहाँ पर है खिड़किया, जिसे हम नमो घाट भी कहते हैं, पर बनेगा देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल। तो ये कैसा है? तो हाल ही में देखा जाए तो वाराणसी के जो मंडलायुक्त हैं दीपक अग्रवाल ने बताया है कि खिड़किया घाट पर स्मार्ट सिटी की ओर से गंगा की लहरों के बीच फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। देखा जाए तो वाराणसी के घाटों पर गंगा स्नान के महात्म्य को देखते हुए स्मार्ट सिटी मानसून के बाद खिड़किया घाट में एक पूल तैयार करेगा, जहां महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग पूल यहाँ पर बनाए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ आपको चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। यदि गंगा की लहरों पर बनने वाले इन कुंडों और चेंजिंग रूम का प्रयोग खिड़कियां घाट पर सफल रहा तो इसे काशी के स्नान वाले दूसरे घाटों पर भी तैयार किया जाएगा। अर्थात एक डेमो के तौर पर आपको खिड़कियां या नमो घाट पर इसे विकसित किया जा रहा है। सक्सेसफुल होने पर इसका विस्तार किया जाएगा। इसके लिए ललिता, दशाश्वमेध और 80 पंचगंगा, तुलसी घाट सहित अन्य घाटों पर इस तरह कुंड के निर्माण के लिए भी अध्ययन यहाँ पे कराया जा रहा है। स्मार्ट सिटी की ओर से 34 करोड़ रुपए से खिड़किया घाट को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। अगला इसमें है उत्तर प्रदेश में बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की बात की गई है। और इसके संदर्भ में एक प्रेस रिलीज यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है कि अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में इस तरह के उत्कृष्टता केंद्र और मिनी उत्कृष्टता केंद्र हाईटेक नर्सरी को स्थापित किया जाएगा। इसमें बहराइच, अंबेडकर नगर, मऊ, फतेहपुर, अलीगढ़, रामपुर, हापुड़ में सरकार के द्वारा स्थापित हाईटेक नर्सरी पहले से ही चालू है। और चंदौली, कौशाम्बी, सहारनपुर, लखनऊ, कुशीनगर, हापुड़ में उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण का काम यहाँ पर प्रारंभ है। साथ ही देखा जाए तो फलों और सब्जियों के लिए क्रमशः बस्ती, कन्नौज में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई, किसानों के गुणवत्तापूर्ण पौधे उपलब्ध कराने के लिए। वहीं सोनभद्र, मुरादाबाद, आगरा, संत कबीर नगर, महोबा, झांसी, बाराबंकी, लखनऊ, चंदौली, गोंडा, बहलरामपुर, बदायूं, फिरोजाबाद, शामली, मिर्जापुर में मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाईटेक नर्सरी भी यहाँ पे निर्माणाधीन है। साथ ही साथ पिछले 5 वर्षों में फूलों और सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए 177 हेक्टेयर यहाँ पर पॉली हाउस नेट भी तैयार किया गया है, जो 5,549 किसानों इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अगली न्यूज यहाँ पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को लेकर के है। क्या है ये योजना, किससे इसको लाभ मिलेगा, क्या क्या यहाँ पर आपको प्रावधान है इसमें? देखिए 12 मई 2022 को देखा जाए तो काली बेरी खान दुर्घटना में मृतक आश्रित बीमित परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की स्वीकृति यहाँ पर सहायता प्रदान की गई है। और पहला जो प्रकरण है वो जोधपुर में यहाँ पर आपको विस्तारित किया गया है। यहाँ पे देखा जाए इस योजना के तहत पंजीकृत राज्य के परिवारों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, परिवार की महिला मुखिया को मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 3 साल की यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आई थिंक जोधपुर की जगह जौनपुर होगा, ठीक है। योजना के तहत देखा जाए तो लीवर, हार्ट, किडनी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर इम्प्लांट जैसे महंगे इलाज भी यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे। और मुख्यमंत्री अच्छा ये आई थिंक ओके, ये योजना जो है ये राजस्थान की है, ठीक है। इसमें यहाँ पर आगे है आई थिंक ये योजना, फिर भी देख लेते हैं। अशोक गहलोत के द्वारा बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की घोषणा 1 मई 2022 को किया गया था। ये बेसिकली राजस्थान का यूपी की न्यूज नहीं है, ठीक है। चलिए अगला इसमें है, देखते हैं। अगली योजना है आमागढ़ लेपर्ड है अगेंस्ट, ये योजना जो है बेसिकली राजस्थान की अगेंस्ट, इसमें देख लेते हैं। बेसिकली है तो राजस्थान की, आपके लिए नहीं है यूपी विशेष, लेकिन चलिए देखते हैं क्या है। देखिए 22 मई 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर यहाँ पर आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का यहाँ पर उद्घाटन किया है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं पर देखा जाए तो यह आरक्षित वन है, जो कि आमागढ़ में 1524 हेक्टेयर में यहाँ पर आपको फैला हुआ है। प्रदेश के पहले लेपर्ड रिजर्व झालाना और नाहरगढ़ अभ्यारण्य के मध्य स्थित होने के कारण यह वन जीव संरक्षण और कॉरिडोर विकास की दृष्टि यहाँ पर आपको अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही देखा जाए इस प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत वन जीव संरक्षण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में के फलस्वरूप 2017 के पश्चात लाना लेपर्ड रिजर्व में लगातार लेपर्ड्स की संख्या बढ़ती जा रही है। और वर्ष 2000 देखा जाए तो 18 में जहां लेपर्ड्स की संख्या करीब 20 थी, वहीं वर्तमान में संपूर्ण क्षेत्र में लेपर्ड्स की संख्या बढ़कर करीब 40 हो गई। चलिए अगली यहाँ पे देखिए योजना है 23 मई 2022 को विश्व कछुआ दिवस के अवसर पर टर्टल सर्वाइवर अलायंस के प्रोजेक्ट के यहाँ पर ऑफिसर पवन पारिक ने बताया कि दुनिया में विलुप्त की कगार पर पहुंच चुके बटागुर
कछुओं की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। ये चंबल नदी में देखा जाए तो कछुओं की कुछ 8 प्रजातियां संरक्षित हैं, जिनमें साल, ढोर, सुंदरी, मोरपंखी, कटहवा, भूतकाथा, स्यातर और पचेड़ा शामिल है। ठीक है। वर्ष 2008 में देखा जाए तो टर्टल सर्वाइवर अलायंस ने चंबल में कछुओं के संरक्षण पर काम शुरू किया और टर्टल सर्वाइवल अलायंस की टीम इटावा बाहर इनसे नेस्टिंग सीजन में अंडों को एकत्रित कर गढ़ायता कछुआ संरक्षण केंद्र में यहाँ पर रहती है। तत्पश्चात दोनों रेंज के जिन घाटों में अंडे एकत्रित किए गए हैं वहीं कछुए छोड़ दिए जाते हैं। पारिक के अनुसार इस साल 311 नेस्ट हैचरी में थे। इसे IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय श्रेणी में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नदी यहाँ पे चंबल है, तो ये आप बता सकते हैं चंबल नदी जो है वो किन किन राज्यों के बीच यहाँ पर बहती है। अगला यहाँ पर है गंगा के किनारे वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना है। कैसे यहाँ पर क्या है तो उसको देख लेते हैं। 23 मई 2022 को राज्य सरकार ने यहाँ पर बताया कि गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से नदी के किनारे वनीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही देखा जाए रासायनिक उर्वरकों को जैविक उर्वरकों के साथ बदलने की भी योजना है। इसमें 27 जिलों जहां से होकर गंगा नदी बहती है के दोनों किनारों पर करीब 10 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने कहा कि अगले 6 महीनों में करीब 27 जिलों में 503 स्थानों पर फैले गंगा तट के साथ 6,759 हेक्टेयर के वनीकरण का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि कासगंज और कुछ अन्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण अभियान पहले से ही यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। भारत में गंगा के मैदान का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसमें बिजनौर, बदायूं, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, गाजीपुर सहित 27 जिलों से होकर ये बहती है। अगली योजना है उत्तर प्रदेश सरकार को मिला माइन मित्र से 400 करोड़ रुपए का यहाँ पे राजस्व। क्या है माइन मित्र जिससे इनको 400 करोड़ का राजस्व मिला है वो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक अधिकारी के द्वारा उत्तर सरकार के बताया गया है कि माइन मित्र पोर्टल के माध्यम से खनन व्यवसाय से करीब 400 करोड़ रुपए का राजस्व यहाँ पे अर्जित किया गया है। माइन मित्र पोर्टल का जो उपयोग किया जाता है वो किस दृष्टिकोण से, खनिज प्रबंधन सेवाओं के माध्यम से ट्रांजिट पास जारी करने के लिए किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा खनन व्यवसाय में पारदर्शिता लाने, अवैध गतिविधियों की जांच करने, आम लोगों, किसानों, पट्टेदारों, ट्रांसपोर्टरों को जवाबदेह ई सेवाएं प्रदान करने के लिए माइन मित्र पोर्टल यहाँ पर विकसित किया गया है। वर्तमान में यहाँ पट्टेदारों, स्टॉकिस्टों, ट्रांसपोर्टरों के लिए ऑनलाइन खनिज प्रबंधन, नागरिकों और किसानों के लिए सेवाएं, एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली, उपभोक्ताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मिनरल मार्ट जैसी कई सेवाएं यहाँ पर प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर इसकी विशेषताएं ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है, क्या क्या सेवाएं देती है और कौन कौन से कह सकते हैं वर्ग यहाँ पर आपको इसमें जुड़े हुए हैं। तो देखा जाए तो इसमें आपको किसान, पट्टेदार, ट्रांसपोर्टर और साथ ही साथ खनन व्यवसाय वाले सभी व्यक्तियों को यहाँ पर एक तरीके से जोड़ा गया है इसमें। अगला यहाँ पर देखिए एक और है, बस्ती का नाम होगा वशिष्ठ नगर। तो नाम परिवर्तन भी यहाँ पर आपको किया जा रहा है। 28 मई 2022 को देखा जाए तो प्रदेश सरकार ने बस्ती जिले की जिलाधिकारी को सौम्या अग्रवाल ने बताया कि बस्ती का नाम बदलकर महर्षि वशिष्ठ के नाम पर वशिष्ठ नगर करने का प्रस्ताव राजस्व परिषद को पुनः यहाँ पर भेजा गया है। 16 नवंबर 2019 को तत्कालीन जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया था और नाम बदलने पर होने वाले व्यय के बारे में परिषद ने जानकारी मांगी तो 1 करोड़ का भारी भरकम खर्च यहाँ पे बता दिया गया था, जिससे यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई और यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया था। डीएम सौम्या अग्रवाल ने बताया कि जिले के सभी विभागों की सहमति प्राप्त करने के बाद बस्ती जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव वापस से शासन को भेजा गया है। देखा जाए तो ये क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम भी बदले जाने के बाद वर्ष 2019 में बस्ती जिले के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। देखा जाए तो इलाहाबाद का नाम जिसे बदला गया प्रयागराज, यहाँ पे इसका अयोध्या और यहाँ पे वशिष्ठ नगर। तो इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती में खुले मेडिकल कॉलेजों का नाम महर्षि वशिष्ठ के नाम पर करने की घोषणा की तो इसे और भी यहाँ पर बल मिल गया है। बस्ती जिले का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक महत्व है। प्राचीन काल में यहाँ कोसल साम्राज्य का ये हिस्सा हुआ करता था और 1865 में से गोरखपुर से अलग करके जिला बनाया गया और वर्ष 1927 से मंडल भी यहाँ पर आपको बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि बस्ती का जो मंडल है इसमें कौन कौन से जिले आपको आते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करना है। चलिए आज के यहाँ पर एक अंतिम न्यूज आपको और यहाँ पर पढ़ लेते हैं।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 को यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा कुछ विशेष कारणों से यहाँ पर चर्चा का विषय बना है। देखते हैं क्या है। 30 मई 2022 को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि जो व्यक्ति यहाँ पे अनुपयोगी हो गए हैं वो पशु को छोड़ेगा, उसके विरुद्ध यहाँ पे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत यहाँ पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि पशुओं को जो व्यक्ति आपके द्वारा पाले जाते हैं और जब पशुओं से उन्हें कोई लाभ यहाँ पर नहीं मिलता है तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ऐसे पशुओं को छोड़ दिया जाता है। और इसके कारण एक तरीके से देखा जाए तो ये क्रूरता है कि आपको जब तक बेनिफिट है किसी से उसे अपने पास रखते हैं, जैसे ही बेनिफिट खत्म हुआ तो आपसे छोड़ देते हैं, लावारिस छोड़ देते हैं। तो ये एक समस्या है और इसी संदर्भ में यहाँ पर ये आपको पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 लाया गया है। क्या है प्रमुख बिंदु, उसको देख लेते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य जानवरों को अनावश्यक दर्द पहुंचाने या पीड़ा देने से रोकना है, जिसके लिए अधिनियम में जानवरों के प्रति अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुंचाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 1962 में इस अधिनियम की धारा 4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना यहाँ पर की गई थी। यह अधिनियम जानवरों और जानवरों के विभिन्न रूपों को परिभाषित करने के साथ ही वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए जानवरों का प्रयोग से संबंधित यहाँ पर दिशा निर्देश इसमें शामिल है। यह अधिनियम 3 महीने की सीमा अवधि प्रदान करता है, जिसके बाद इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए कोई भी अभियोजन यहाँ पर नहीं होगा। तो ये यहाँ पर देखा जाए तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से संबंधित यहाँ पे प्रावधान है। तो आज के यहाँ पर लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और भी अन्य टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक यहाँ पर आपका काम यह है कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। काफी सारी देखिए न्यूज यहाँ पर होती हैं, योजनागत चीजें हैं, अधिनियम यहाँ पर हैं, शासनादेश हैं, पोर्टल्स हैं, साथ ही यहाँ पर आपको अन्य प्रकार की योजनागत चीजें यहाँ पर आपको होती हैं। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ते चलिए। इसके साथ साथ जो चीजें मैं आपको साथ में और बोल देता हूँ, जैसे जनजातियों के बारे में हो गया, किसी बस्ती क्षेत्र के बारे में हो गया, किसी योजनागत चीजों के संदर्भ में हो गया, अधिनियम इत्यादि के बारे में हो गया, तो उनको भी थोड़ा सा डिटेल भी पढ़ लेना है। करंट के कारण चर्चा का विषय रही है, हम यहाँ पे सिर्फ करंट के एस्पेक्ट को इसमें रख रहे हैं, उनकी डिटेलिंग पर यहाँ पर आपको काम नहीं हो रहा है। तो उस डिटेलिंग को थोड़ा सा रिवीजन जरूर करते चलिएगा, क्योंकि वो उस तरीके से जुड़ी हुई चीजें आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और घटनाक्रमों को लेकर के। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।